हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th के लिए हम लोग सेशन 25 से 26 के लिए हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पहले बेसिक केमिस्ट्री देखे हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिक केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो हमारा पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको हम लोग स्टार्ट किए हैं। उसी कड़ी को आज आगे हम लोग बढ़ाते हैं। पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे उपचयन अपचयन, हम लोग देखे थे उपचायक औपचायक, या हम लोग देखे थे उपचयन किसको कहते हैं, अपचयन किसको कहते हैं, उपचायक किसको कहते हैं, औपचायक किसको कहते हैं। आज का क्लास उसी के बेस्ट पर है। थोड़ा सा अगर आप लोग नहीं देखें इसके पीछे वाला वीडियो, तो इसके पीछे वाला वीडियो प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, जाकर आप समझ सकते हैं उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, उपचायक क्या होता है, अपचायक क्या होता है। नहीं तो फिर आज का क्लास आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे बात को। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पढ़ाई आगे की ओर। देखिए, आज हम लोग समझेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। समझिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, वैसी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें उपचयन उपचयन तथा अपचयन उपचयन तथा अपचयन हमेशा हमेशा साथ साथ होती है, साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं कहते हैं देखिए स्टूडेंट्स, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन हमेशा साथ साथ होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन हमेशा साथ साथ होती है, हम लोग उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, देखिए हम लोग समझ लेते हैं। उपचयन हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, ठीक, उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। उपचयन और अपचयन। अपचयन देखिए, उपचयन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन की होती है वृद्धि, ठीक, हाइड्रोजन की होती है कमी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन। अपचयन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन की होती है वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या होती है कमी, तो एक दूसरा क्या है, उल्टा है। उपचयन में होता है ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। तो वही कर रहा है, वैसी अभिक्रिया यानी वैसा जो समीकरण होगा जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ हमेशा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छा से समझ सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है जिसमें हम लोग उपचयन अपचयन को साथ साथ देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। देखिए, CuO+H2 एरो Cu+H2। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं। हम लोग अभी देखे थे ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, ठीक, तो उसको उपचयन। देखिए यहाँ हाइड्रोजन में, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, ठीक। हाइड्रोजन में हम लोग देखे क्या अति क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। किसका उपचयन होगा, तो हाइड्रोजन का होगा, याद रखना है। जिसमें वृद्धि होगा उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, उपचयन हो गया। अब देखिए ध्यान से, अभी हम लोग देखे थे कि
उपचयन देख लिए। अब देखते हैं हम लोग, कहा था अपचयन में क्या बोला था, ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी। तो देखिए यहाँ देखिए सी यू में ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन गायब हो गया, ठीक, यानी कमी हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इस सी यू का क्या हो जाएगा, तो अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। अब देखिए तो बताइए, दोनों साथ साथ हो रहा है, तो हम लोग इसको इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। थोड़ा सा इसी में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए थोड़ा सा ज्ञान की बात इसमें हम लोग समझ लेते हैं। अब समझना है उपचयन जो हुआ है हाइड्रोजन का, वह किसके कारण हुआ। तो देखिए यह जो हुआ किसके कारण, तो सी ओ के कारण हुआ। अगर बताइए सी ओ में ओ नहीं रहता था, क्या यह हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन जाके जुड़ता, तो नहीं जुड़ता। तो किसके कारण हुआ है, तो सी ओ के कारण, सी ओ के कारण हुआ हाइड्रोजन का उपचयन। क्योंकि अगर सी यू के साथ अगर ओ नहीं रहता, यानी सी यू ओ में ओ नहीं रहता, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ता, ठीक। तो किसके कारण हुआ, तो हम लोग किसके कारण हुआ, तो हम लोग देखें, तो हम लोग देखें किसके कारण हुआ, सी यू के कारण। तो यह क्या हमारा जाएगा, यह हमारा जाएगा उपचायक। क्या हो जाएगा, उपचायक। हम लोग देखे थे जिसके कारण क्या होगा, उपचयन होगा, उसको क्या बोलेंगे, उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक। तो देखिए सी यू ओ यानी कॉपर ऑक्साइड, ठीक ना। देखिए यहाँ अगर ऑक्सीजन नहीं रहता, ठीक, तो यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ता, नहीं बढ़ता, इसलिए जिसके कारण हुआ वह क्या हो जाएगा, हमारा उपचायक हो जाएगा। अब देखिए औपचायक समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब सी यू ओ देखिए, यहाँ पर सी यू ओ था, यहाँ से ओ गायब हो गया। कहने का मतलब अगर हाइड्रोजन नहीं रहता, तो क्या यहाँ पर, अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो क्या यह ऑक्सीजन लेता, ना लेता, तो ऑक्सीजन नहीं लेता, ठीक। तो कहने का मतलब है हाइड्रोजन नहीं रहता तो क्या यह ऑक्सीजन लेता, नहीं रहता। जैसे कहते जैसे सी यू का सी यू यहाँ पर हो जाता, तो किसके कारण हुआ अपचयन, तो हाइड्रोजन के कारण। तो यह जो हाइड्रोजन हमारा क्या जाएगा, अपचायक। क्या हो जाएगा, अप अपचायक हो जाएगा, अपचायक। तो जिसके कारण हम लोग देखें, जिसके कारण क्या होगा, अपचयन होगा। तो देखिए यहाँ सी यू ओ में देखिए ओ गायब हुआ, किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण गायब हुआ। किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण। अगर हाइड्रोजन ही नहीं रहता यहाँ पर, ये हाइड्रोजन, तो इस सी यू ओ में से वो गायब नहीं होता। तो जिसके कारण अपचयन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचायक। हाइड्रोजन के कारण हुआ क्या चीज़, तो अपचयन, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हमारा अपचायक हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देखिए जैसे जेड एन ओ प्लस सी एरो जेड एन प्लस सी ओ टू। अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए हम लोग जाने ऑक्सीजन की वृद्धि। देखिए कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, ठीक। कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, वृद्धि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन का, किसका, कार्बन का क्या हो जाएगा, उपचयन। उपचयन, जिसमें वृद्धि होगा उसका क्या होगा, उपचयन होगा, ठीक। हम लोग देख लिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं, अब देखिए यहाँ देखिए ऑक्सीजन की कमी क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन का वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी क्या होता है, अपचयन। तो देखिए यहाँ जेडेनो में हम लोग देखते हैं, देखिए जेडेनो था वहाँ पर ओ गायब हो गया। क्या गायब हो गया, ओ, यानी इसमें ऑक्सीजन की कमी, तो क्या जाएगा, जेडेनो का क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या होगा, अपचयन। क्या कि इसमें से ओ गायब हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गया। अब देखिए, अब हम लोग देखें थोड़ा सा कि उपचयन में देखते हैं, तो उपचयन में देखिए क्या हो गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि। देखिए अगर यहाँ जेडेन के साथ ही अगर ओ नहीं रहता, क्या यहाँ ऑक्सीजन बढ़ता, तो नहीं बढ़ता, ठीक। यानी अगर जेडेन ओ नहीं रहता तो क्या यहाँ ऑक्सीजन बढ़ता, तो नहीं बढ़ता। तो जेडेन ओ के कारण क्या हो गया, उपचयन। तो यह हमारा जिसके कारण उपचयन होगा उसको बोलेंगे उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक। तो हमारा यहाँ पर जेडेन ओ क्या हो जाएगा, उपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचायक हो जाएगा। क्योंकि यही जेडेन ओ के कारण ही यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, बढ़ा। अगर ये जेडेन ओ नहीं रहता तो क्या उपचयन की क्रिया होती, तो उपचयन की क्रिया नहीं होती। तो जेडेन ओ क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं जेडेनो में ओ है, और यहाँ से ओ गायब हो गया। अगर यह सी नहीं रहता तो क्या यह ऑक्सीजन लेता, नहीं लेता। अगर सी नहीं रहता तो जैस का तैस हम लोग का जेडेनो रह जाता। लेकिन यहाँ सी के कारण देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन सी के साथ जुड़ गया, यानी किसके कारण हुआ अपचयन, तो सी के कारण। तो इसका क्या, यह जिसके कारण अपचयन हुआ हमारा क्या हो जाएगा, अपचायक। क्या हो जाएगा, अपचायक। तो हमारा सी यानी कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचायक। आशा करते हैं कि आपको अब यह बात समझ में आ गया होगा।
उपचयन, अपचयन, उपचायक, अपचायक। अब देखिए आपसे सवाल यह भी पूछ सकता है, क्या पूछेगा तो देखिए पूछेगा कि वैसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें उपचयन अपचयन साथ साथ होती है। तो हम लोग इसी एग्जाम्पल को दे देंगे, CuO प्लस H2 एरो CuO प्लस H2O। यह हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यह भी दे सकते हैं, ZnO प्लस C एरो ZnO प्लस CO। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, चाहे क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ देगा वैसी दो अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें उपचयन अपचयन सदा हमेशा साथ साथ होती है। तो हम लोग दे सकते हैं क्या चीज़, तो हम लोग देख लिए एक एग्जाम्पल वाला दे देंगे, कौन वाला, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2 का, कि देखिए इसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होता है। चाहे रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कहेगा तभी हम ये दे सकते हैं। अच्छा दूसरा हम लोग देखें, यह भी दे सकते हैं ZnO प्लस C एरो Zn प्लस CO2। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण पूछे तो चाहे पूछेगा कि ऐसा दो उदाहरण दीजिए, ऐसी दो अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिसमें उपचयन अपचयन हमेशा साथ साथ हो। देखिए उपचयन हमेशा साथ साथ है, यह भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। और इसके पीछे हम लोग देखें, यह भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, उपचायक अपचायक। ठीक, उपचयन अपचयन आप सभी कुछ समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अब संक्षारण के बारे में। किसके बारे में, संक्षारण। संक्षारण देखिए संक्षारण किसको कहेंगे समझना है। देखिए संक्षारण वह रासायनिक वह वह रासायनिक प्रक्रिया है, संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें क्रियाशील धातु क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके हवा से अभिक्रिया करके हवा से अभिक्रिया करके करके अपनी अपनी सतह पर अपनी सतह पर अवांछित अपनी सतह पर अवांछित अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है निर्माण करता है निर्माण करता है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो संक्षारण संक्षारण कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, संक्षारण। तो संक्षारण किसको बोलेंगे, तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें क्रियाशील धातु का कहने का मतलब है कि वैसे धातु जो मतलब कि क्या चीज़, तो हवा से चाहे पानी से कुछ भी से क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया कर सकता है। तो क्रियाशील धातु जैसे हो गया, मान लीजिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक ना, लिथियम हो गया, यह सब क्या है, क्रियाशील धातु है। ठीक ठीक, उसके बाद में देखिए लोहा हो गया, हम लोग तांबा देख रहे हैं, यह सब क्या है, क्रियाशील धातु है। तो जिसमें क्रियाशील धातु, याद रखना है, नमी युक्त हवा कहने का मतलब थोड़ा सा क्या हो, नमी हो हवा में, यानी थोड़ा सा पानी हो हवा में क्या हो, थोड़ा सा पानी, यानी जिस ओस टाइप का हवा हो। नमी युक्त हवा यानी कि ओस टाइप का क्या हो, ओस टाइप युक्त हवा से अभिक्रिया करके, ठीक ना, नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके अपनी सतह पर अवांछित करने का क्या मतलब, जो मतलब कि बेकार पदार्थ, ठीक, बेकार पदार्थ का निर्माण, अवांछित पदार्थ यानी बेकार पदार्थ का निर्माण करता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु, हम लोग देख लिए, क्रियाशील धातु में हम लोग क्या देख लिए, सोडियम हो गया, ठीक ना, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, लोहा हो गया, ठीक, उसके बाद हम लोग देखें तांबा हो गया, यह सब हमारा क्या है, क्रियाशील धातु है।
नमी युक्त हवा, नमी युक्त हवा माने जिस हवा में थोड़ा सा क्या हो, हल्का सा पानी हो, हल्का पानी हो, नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके अपनी सतह पर, यानी जो लोहा हो गया, देखते हैं हम लोग लोहा में क्या लगता है, थोड़ा सा थोड़ा दिन के बाद अगर हम लोग उसको बाहर छोड़ देते देखते हैं उसमें थोड़ा सा क्या होता है, तो अति लाल भूरे कलर का हम लोग देखते हैं, उस पर लेप चढ़ जाता है, बीजी टाइप का, ठीक ना, बीजी टाइप का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवांछित पदार्थ। तो हम लोग देखते हैं लोहा पड़ता है, तांबा उंबा पर देखते हैं कुछ क्या चीज़, तो थोड़ा सा मतलब कि बीजी टाइप का उस पर अति बर्तन उर्तन पर भी देखते हैं हम लोग, पायल उल पर भी देखते हैं, इस पर थोड़ा सा गंदा पदार्थ जो अवांछित पदार्थ का निर्माण कर लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संक्षारण। ठीक, तो याद रखना है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम लोग। देखिए एग्जाम्पल हम लोग इसका देखते हैं आगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखिए लोहे की वस्तु पर, लोहे की वस्तु पर, लोहे की वस्तु पर लाल भूरा रंग, लाल लाल भूरे रंग, लाल भूरे रंग की परत बनना, परत बनना। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं छड़ हो गया, चाहे साइकिल उकिल देखते हैं, धीरे धीरे क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कुछ दिन के बाद उसमें बिज्जी टाइप का लाल भूरा लग जाता है, तो क्या है, वह संक्षारण का एग्जाम्पल है, संक्षारण क्या है, वो सब उदाहरण है। ठीक, और हम लोग देखते हैं अगर तांबे के बर्तन पर हम लोग देखते, देखिए तांबे के बर्तन पर, तांबे के बर्तन पर कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद हरे रंग, हरे रंग की परत चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग चांदी के आभूषण, चांदी के आभूषण यानी गहना, चांदी के आभूषण तथा बर्तन कुछ समय बाद, कुछ समय के बाद काले, के बाद काले पड़ जाना, क्या है, तो ये सब संक्षारण का उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है, उदाहरण है, उदाहरण है। तो हम लोग देख लिए कि लोहे की वस्तु, हम लोग देखते हैं लोहा की वस्तु चाहे छड़ लाते हैं खरीद के, या फिर साइकिल उकिल में भी हम लोग देखते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है, लाल भूरा रंग के उस पर क्या है, बिज्जी टाइप का, जो बिज्जी जो लगता है जिसको हम लोग बिज्जी कहते हैं, वही क्या है, संक्षारण हुआ। तो क्या होता है, नमी युक्त हवा से अभिक्रिया कर लेता है, हमारा जो वायुमंडल में जो नमी युक्त हवा, नमी कहने का मतलब थोड़ा सा पानी टाइप, पानी वाला हवा, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा पानी हो, तो देखते हैं हम लोग कुछ दिन के बाद क्या होता है, बिज्जी टाइप का लाल भूरा बन जाता है, तो क्या हुआ, ये सब संक्षारण का एग्जाम्पल हो गया। तो लोहे के वस्तु पर लाल भूरे रंग का परत बना, तांबे के बर्तन पर देखते हैं हम लोग कुछ समय के बाद हरा रंग के परत, कैसा, हरा रंग के परत, याद रखना है। तांबे के बर्तन पर देखते हैं कुछ समय के बाद कैसा, हरा रंग के देखते हैं हम लोग परत जम जाता था, क्या है वह सब, सब संक्षारण का उदाहरण है। ठीक, आगे देखिए चांदी हो गया, चांदी के आभूषण तथा बर्तन पर हम लोग देखते हैं कुछ समय के बाद काला पड़ जाता है, चांदी का गहना या फिर बर्तन होता है अगर चांदी का, हम लोग कुछ समय के बाद क्या होता है, काला पड़ जाता है, तो सब क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे संक्षारण क्या है और संक्षारण कैसे लगता है, हम लोग ये भी देख लिए होंगे। ठीक, और उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, लोहा पर लाल भूरा रंग का परत बनता है, उसको हम लोग संक्षारण बोलेंगे। तांबा के बर्तन पर कुछ समय के बाद हरा रंग के परत चढ़ जाएगा, जो संक्षारण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हम लोग देखें चांदी के आभूषण हो गया तथा बर्तन देखते हैं कुछ समय के बाद कैसे पड़ जाता है, कड़िया पड़ जाता है, तो ये सब क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए अब बात करते हैं कि हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं। ठीक, तो देखिए संक्षारण रोकने के उपाय हम लोग देख लेते हैं। संक्षारण रोकने के उपाय, संक्षारण रोकने के उपाय, रोकने के उपाय हम लोग देख लेते हैं। संक्षारण को हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक, यानी हम लोग किसी भी, चाहे लोहा पर लाल भूरा रंग का परत न चढ़े, यानी बिज्जी न होए, ठीक ना, चांदी का बर्तन या फिर चांदी का आभूषण हो गया काला न पड़े, तांबा के बर्तन पर हरा रंग का परत न बने, इस सब के कारण इसको हम कैसे रोकने का उपाय कर सकते हैं। तो देखिए रोके का उपाय हम लोग देख लेते हैं। पहला अगर हम लोग रोके का उपाय देखें तो पेंट करके, क्या करके, पेंट करके, पेंट का हम लोग देखते हैं ना, लोहा के क्या करते हैं, वस्तु के क्या करते हैं हम लोग, क्या करते, पेंट कर देते हैं। ठीक, दूसरा अगर हम लोग देख लेते हैं पेंट करके, दूसरा देखते हैं ग्रीस, ग्रीस तेल लगाकर, ग्रीस तेल लगाकर,
तो ग्रीस तेल लगाकर हो गया, पेंट करके, और तीसरा हो गया लेप चढ़ाकर, लेप चढ़ाकर, तो लेप चढ़ाकर। तो यह सब हम लोग करके और संक्षारण को रोक सकते हैं। तो याद रखना, संक्षारण रोकने का अगर उपाय पूछा जाए आपसे तो पेंट करके, ग्रीस तेल लगाकर, लेप चढ़ाकर, ठीक ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, संक्षारण को, लोहा को नष्ट होने से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो बचा सकते हैं, ठीक, ताकि लोहा क्या होगा, ज़्यादा दिन तक के टिकाऊ बना रहेगा, ठीक ना। तो संक्षारण रोकने के उपाय आपसे पूछेगा कोई तो पेंट करके बता दीजिएगा, ग्रीस तेल लगाकर, लेप चढ़ाकर हम लोग बता सकते हैं। इससे क्या होता है, लोहा जो होता है वह नष्ट नहीं होता है और ज़्यादा दिन तक के टिका रहता है, उसका बचाव हो जाता है। तो संक्षारण रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करके, ग्रीस तेल लगाकर, लेप चढ़ाकर हम लोग इसका उपाय कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ जाए कि लोहा के वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, लोहे के वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक। आपसे पूछा गया कि लोहे के वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, बताइए। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि लोहा के वस्तु पर न संक्षारण बहुत अधिक होता है, ठीक। लोहा के जो वस्तु पर होता है वह संक्षारण बहुत अधिक होता है, और संक्षारण बहुत अधिक अगर होगा, हम लोग देखते हैं तुरंत में, अगर हम लोग छड़ उड़ जाते हैं घर बनाने के लिए खरीद के, देखते हैं 2 दिन उसको बाहर रख के देख रहे थे, बस उस पर क्या हो गया, धीरे 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 उसे लाल भूरा रंग यानी बीजी लगने लगा। तो क्या होता है, उससे क्या होगा कि लोहा जल्दी नष्ट हो जाएगा, ठीक, ज़्यादा दिन तक के टिकाऊ नहीं रहेगा। तो लोहा के वस्तु पर संक्षारण अधिक होता है, और संक्षारण अगर अधिक हो जाएगा तो लोहा पूरी तरह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो लोहा को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लोहे के वस्तु को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए लोहे के वस्तु पर संक्षारण अधिक होता है, संक्षारण बहुत अधिक होता है, संक्षारण जो होता है वह बहुत अधिक होता है संक्षारण बहुत अधिक होने से संक्षारण बहुत अधिक होने से संक्षारण बहुत अधिक होने से क्या होता है, तो लोहा जो है, लोहा पूरी तरह नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लोहे के बचाव के लिए लोहे के बचाव के लिए लोहे के वस्तु को पेंट किया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि लोहा के जो वस्तु पर संक्षारण बहुत अधिक होता है, और संक्षारण बहुत अधिक होगा तो लोहा क्या होगा, ज़्यादा दिन तक के टिकाऊ नहीं होगा, लोहा तुरंत नष्ट हो जाएगा, ठीक। तो लोहे के बचाव के लिए हम लोग लोहा से जो भी वस्तु बना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो पेंट करते हैं, ठीक, याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर अब हम लोग थोड़ा सा इसके अगर आगे हम लोग बढ़े तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा एक और शब्द है उसको हम लोग समझते हैं। एक शब्द है विकृत गंधिता, हम लोग समझ लेते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता हम लोग जान जाते हैं क्या होता है विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता क्या होता है समझिए, देखिएगा, देखिए हम लोग जो भी मतलब कि खाद्य पदार्थ क्या चीज़ से, चाहे वह वसा या तेल से जो बना होता है, हम लोग देखते हैं जो भी हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ जो भी, जैसे हम लोग देखते हैं जो शादी उदी में जो बनता है, खास्ता उस्ता, चाहे लड्डू हो गया, चाहे जो भी बनता है, ठीक ना, चाहे जो भी हम लोग देखते हैं अपने घर में जो भी चीज़ बनाते हैं डालडा उल्डा से या फिर जो रिफाइन उफाइन से, ठीक ना, खाने वाला पदार्थ, उसमें क्या होता है, तो उपचयन के कारण उसका खराब स्वाद, खराब गंध उसमें उत्पन्न होने लगता है कुछ समय के बाद। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता कहने का मतलब है जो भी खाद्य पदार्थ वसा या तेल से बना है, वसा या तेल से, उसमें ना उपचयन के कारण उपचयन किसको कहते हैं, तो ऑक्सीजन के वृद्धि और हाइड्रोजन की क्या होता है, कमी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो
वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थ उपचयन के कारण, किसके कारण? उपचयन के कारण खराब गंध, खराब स्वाद उत्पन्न करता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता। तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थ उपचयन के कारण, किसके कारण? उपचयन के कारण खराब गंध तथा खराब स्वाद उत्पन्न करता है। खराब स्वाद उत्पन्न करता है, विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता कहलाता है। तो याद रखना है, वसा या तेल से, यानी हम लोग जो भी डालडा से या फिर रिफाइन से जो भी हम लोग सामान बनाते रहते हैं, कुछ समय के बाद उसमें हम लोग देखते हैं खराब स्वाद, खराब गंध उसमें से आने लगता है। खराब स्वाद, खराब गंध उसमें से आने लगता है। ठीक, तो याद रखना है, खराब स्वाद, खराब गंध आने लगता है, जिसके कारण, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता। और यह किसके कारण होता है? तो याद रखना है, उपचयन के कारण। किसके कारण? उपचयन के कारण। उपचयन करने का मतलब ऑक्सीजन के वृद्धि और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी। ठीक, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक और वर्ड होता है, क्या होता है एक वर्ड? देखिए हम लोग देखते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हम लोग समझते हैं किसको कहेंगे। देखिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है, तो समझना है, वैसा पदार्थ जो उपचयन की क्रिया को रोकता है। याद रखना है, वैसा पदार्थ जो उपचयन की क्रिया को क्या करता है? रोकता है। उपचयन की क्रिया को याद रखना है, वैसा पदार्थ जो उपचयन की क्रिया को रोकता है। ठीक, हम लोग उसे क्या बोलेंगे? उसे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। याद रखना है, कहते हैं। तो याद रखना है, वैसा पदार्थ जो उपचयन की क्रिया को क्या करता है? रोकता है। उपचयन की क्रिया को याद रखना है, उपचयन की क्रिया को रोकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। उपचयन हम लोग समझ रहे हैं, उसको अगर रोकेगा उस क्रिया को, तो हम लोग उस पदार्थ को बोलेंगे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सा पदार्थ है जो कि प्रतिऑक्सीकारक है, यानी ऐसा कौन कौन से पदार्थ है जो उपचयन की क्रिया को रोकता है। तो देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो जैसे हो गया फ्रिज। फ्रिज क्या है? तो याद रखना है, यह प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है। उस तरह मान लीजिए कोई वायुरोधी बर्तन है जो अंदर वायु को नहीं जाने देता है। कोई वायुरोधी बर्तन कोई हो गया मान लीजिए, जो अपने अंदर हवा को जाने नहीं देता है। ठीक, तो यह भी प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। ठीक, या फिर मान लीजिए अगर जो मतलब कि क्या है, जो वस्तु है उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश से दूर रख सकते हैं। जो भी वस्तु है, खाने उने वाला चीज़, उसको क्या कर सकते हैं? प्रकाश से दूर रख सकते हैं। प्रकाश से हम लोग क्या कर सकते हैं? दूर रख सकते हैं। तो प्रकाश से अगर दूर रखेंगे तो उसमें क्या होगा? उपचयन की क्रिया नहीं होगा वैसा खाद्य पदार्थ को ले। उस तरह हम लोग देखते हैं, एक होता है BHA। BHA क्या होता है? याद रखना है, तो BHA समझना है, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल। यह भी क्या है? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है। उस तरह देखते हैं BHT। क्या होता है BHT? BHT समझना है, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टाउलिन।
ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टाउलिन। उसी तरह देखिए नाइट्रोजन हो गया, ठीक ना। तो यह सब जो है प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है जो कि उपचयन की क्रिया को क्या करता है, रोकता है। तो फ्रिज हो गया, कोई वायुरोधी बर्तन हो गया, प्रकाश से दूर, अब जो खाद्य पदार्थ जो भी वसा या तेल से बना है उसको हम लोग दूर रख सकते हैं प्रकाश से। BH हो गया, ब्यूटिलेड ब्यूटिलेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ठीक ना। BHT हो गया, ब्यूटिलेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, नाइट्रोजन गैस हो गया। यह सब क्या है, यह सब प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है, यानी उपचयन की क्रिया को यह सब रोकता है। थोड़ा सा हम लोग अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है, क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चिप्स के चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस, चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, क्यों भरा जाता है। देखिए कोई भी हम लोग जो कुरकुरा उरकुरा खाते हैं, ठीक ना, तो कोई भी आलू का कुछ कुछ बात, कोई भी चिप्स हो, ठीक ना, चाहे वो कुरकुरे, चाहे वो टकाटक रहता है, चाहे आलू का चिप्स हो, चाहे जो भी कुछ हो, चाहे हम लोग जितना वेज बिरयानी जो भी देखते हैं जिसमें हवा भरा रहता है, पूरा हवा से फूला रहता है, वो सब सब क्या है, चिप्स का थैली, उसमें कौन गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि चिप्स के थैली में जो वह कौन गैस भरा जाता है, तो याद रखना है नाइट्रोजन गैस। चिप्स के थैली में कौन गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस, आपको याद रखना है। अब देखिए समझना है क्यों भरा जाता है, तो समझते हैं हम लोग। देखिए याद रखना है, देखिए हम लोग समझ सकते हैं, पहले लिख ही लेते हैं उसके बाद समझा देंगे। चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भरने से, नाइट्रोजन गैस भरने से चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है, चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है, चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता, जिसके कारण चिप्स जिसके कारण चिप्स का स्वाद काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है, काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, ठीक। इसलिए चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो याद रखना है चिप्स के थैली में कौन गैस, यानी जो भी हम लोग कुरकुरा खाते हैं जो भी, उसमें कौन गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस। अब देखिए नाइट्रोजन गैस भरने से ना चिप्स का उपचयन नहीं होता है, चिप्स का उपचयन नहीं होता है। उपचयन कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, उसमें ना ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होती है, ठीक ना, याद रखना है, ठीक। तो चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ना चिप्स का स्वाद जो है काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है। जब चिप्स का उपचयन नहीं होगा, ठीक, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होगी, ठीक ना, तो याद रखना उसका जो है स्वाद वह काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है। इसलिए हम लोग चिप्स के थैली में जो भी कुरकुरा हम लोग खरीद के खाते हैं, सब में कौन गैस भरा रहता है, तो नाइट्रोजन गैस। तो याद रखना है चिप्स के उपचयन नहीं हो इसके लिए, ठीक ना, हम लोग उसमें कौन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। इससे चिप्स का स्वाद जो होता है वह काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है, याद रखना है। आगे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हम लोग आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक वर्ड होता है देखिएगा, दहन। दहन, देखिए दहन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं दहन का। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ क्या होता है, दहन का अर्थ, तो अगर आपसे दहन का अर्थ पूछे तो दहन का अर्थ क्या चीज़ होता है, जलना होता है। अर्थ अगर आपसे पूछे दहन का तो क्या होता है, जलना। तो हम लोग जान गए कि दहन का अर्थ क्या होता है, जलना होता है।
अब देखिए दहन की परिभाषा हम लोग देखते हैं। देखिए दहन दहन वैसी दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है। दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है। दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जिसमें पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उत्पन्न करते हैं। तो देखिए दहन का अर्थ क्या होता है, तो जलना होता है। दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर और ऊष्मा और क्या प्रकाश उत्पन्न करता है। तो याद रखना है, दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ होगा, कोई पदार्थ यानी दहन पदार्थ जो जलने वाला पदार्थ होगा, ठीक ना। तो ऊष्मा और क्या देता है, प्रकाश देता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो C+O2, ठीक। जैसे कार्बन को जलाएंगे तो क्या होगा हमारा, तो बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। या देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, देखिए ऊष्मा निकलेगा और प्लस में क्या निकलेगा, प्रकाश। तो हम लोग देखते हैं कोयला को जलाते तो क्या होता है, CO2 गैस निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है और क्या प्रकाश भी निकलता है, हम लोग देखते करते हैं। उस तरह देखिए अगर सल्फर और देखिए सल्फर को अगर जलाएंगे तो क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, और ऊष्मा बनेगा और उसके बाद में क्या प्रकाश निकलेगा। तो हम लोग देख लिए, देखिए क्या हो रहा है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखते हैं हम लोग कोई पदार्थ, जैसे यहाँ देखिए यहाँ कार्बन जल रहा है, यहाँ क्या जल रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर जल रहा है। और देखिए कोई भी पदार्थ जलने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत, याद रखना है, कोई भी पदार्थ जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा, चाहे आप कागज़ को क्यों ना जला लीजिए, ठीक ना। तो याद रखना है, देखिए यहाँ क्या बन रहा, क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, उसे दहन कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा दहन के बारे में एक लाइन हम लोग जान लेते हैं, बहुत अच्छा नोट है, स्टार है। देखिए दहन एक ऊष्मा छेपी किसको बोलते हैं, तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलता है। देखिए इसमें क्या हुआ, उत्पाद इधर बना, उत्पाद के साथ साथ क्या ऊष्मा निकल रहा है। तो जो हमारा दहन जो है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। दहन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी, क्या देख लें हम लोग, उत्पाद के साथ क्या ना ऊष्मा निकल रहा है। तो दहन एक ऊष्मा छेपी एवं क्या है, तो उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया है। तो याद रखना है, दहन कैसी, दहन एक ऊष्मा छेपी एवं उपचयन क्योंकि देखिए कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, सल्फर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। याद रखना है, दहन एक ऊष्मा छेपी और उपचयन अभिक्रिया है। याद रखना है, यह आपको बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव लाइन है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि दहन के लिए यानी कोई भी पदार्थ अगर जलाना है तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या होता है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं, दहन के लिए आवश्यक शर्त, दहन के लिए आवश्यक शर्त यानी अगर हम लोग को कोई भी चीज़ जलाना है तो क्या शर्त होगा, शर्त समझ लेते। दहन के लिए आवश्यक शर्त, तो देखिए पहला, दहन के कोई भी चीज़ अगर जलाना है तो उसके लिए कुछ शर्त है। जैसे पहला शर्त देखते हैं हम लोग, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ठीक, उपस्थिति। दूसरा हम लोग देखें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, हम लोग देखे थे अभी, कार्बन क्या चीज़ में जला था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सल्फर क्या चीज़ की उपस्थिति में जला था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, और तीसरा हम लोग देखें ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो कहने का मतलब है, देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, एक है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ करने का मतलब मान लीजिए कागज हो गया दहनशील पदार्थ हमारा, ठीक, कोयला हो गया दहनशील पदार्थ, ठीक, लकड़ी हो गया दहनशील पदार्थ, लकड़ी, ठीक ना,
लकड़ी हो गया दहनशील पदार्थ। उस तरह मान लीजिए कि जैसे आप एक चीज गोबर हो गया दहनशील पदार्थ। तो कहने का मतलब गोबर यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गोईठा, यानी गोईठा जिसको हम लोग बोलते हैं, यह सब क्या है, यह सब दहनशील पदार्थ है, ठीक ना। तो अच्छा अदहनशील किसको बोलते हैं, अदहनशील। अदहनशील करने का मतलब अब ईंट है तो ईंट थोड़ी ना जलेगा, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ईंट पत्थर ये सब क्या है, ये सब अदहनशील पदार्थ है, याद रखना है, ठीक। तो ईंट पत्थर ये सब क्या है, अदहनशील पदार्थ, ये सब कभी जलने वाला है, ये सब कभी नहीं जलेगा। और दहनशील पदार्थ उसको बोलेंगे कागज, कोयला, लकड़ी, गोईठा, ये सब क्या दहनशील पदार्थ है। तो पहला देखिए शर्त दहनशील पदार्थ की उपस्थिति हो गया। दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति, हम लोग अभी देखे थे, देखिए कोई भी पदार्थ अगर जलाना है तो ऑक्सीजन हर हाल में होना चाहिए। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो कोई भी पदार्थ जलने वाला नहीं, चाहे वह कागज हो, चाहे कोयला हो, चाहे लकड़ी, चाहे कुछ भी हो। और ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप कहने का मतलब क्या है, वह ताप जहाँ पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर देता है, वह ताप, वह न्यूनतम ताप जहाँ पर कोई पदार्थ, जिस जगह पर जाकर कोई पदार्थ क्या करता है, जलना शुरू कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वलन ताप। क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। वह पदार्थ, ठीक ना, जिस ताप पर, वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ज्वलन ताप। तो इस ज्वलन दहन के लिए तीन आवश्यक शर्त है, वह ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको दहन के लिए आवश्यक शर्त समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसके आगे बात कर लेते हैं। इसके अगर हम लोग आगे बात करें तो देखिए, इसके अगर हम लोग आगे की ओर बात करते अगर, तो सोचते हैं क्या चीज़ कि अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे पूरा जो इस चैप्टर से जो भी हमारा क्या चीज़ जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर का ऑब्जेक्टिव होगा, यानी ऑब्जेक्टिव वन लाइनर का, यानी कहने का मतलब जो भी स्टार होगा, नोट में स्टार जो हम लोग जानेंगे उसको हम लोग समझ लेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज का पढ़ाई बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग का कैसा लगता है पढ़ाई, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कीजिए, तो अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तो और बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइएगा, ठीक। बेल आइकन दबाने से आप अगर एक अंगूठा लगा देते तो हम कई गुना हमारे एनर्जी मतलब कि उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आप जानबे करते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, तो बेल आइकन दबाइएगा, उससे हमारा भी कुछ प्रतिक्रिया होगा, हम भी अंदर भी कुछ रिएक्शन होगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले हम लोग वीडियो में। धन्यवाद।